आज का जो विषय है वो खेती का है। अभी मैं प्राकृतिक खेती नहीं कह रहा हूँ, हमारी आजीविका से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मानव की खुशहाली से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हमको अपनी खुशियाँ तलाशनी है कि मैं कहाँ ज़्यादा खुश रह सकता हूँ। एक ज़माने में जब हमारे पास रोटी नहीं थी तो मैंने केमिकल फार्मिंग शुरू की और रोटी हो गई। तब मेरी खुशी यही थी कि भूखा हूँ तो रोटी मिल जाए, चाहे जैसी भी हो। लेकिन अब हमको रोटी मिल चुकी है और रोटी मेरी जहरीली है, तो अब मेरी दूसरी डिमांड है कि मुझे स्वस्थ रहना है। इसीलिए प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, या इसलिए हो रही है कि किसान को खेती में घाटा होने लगा। लागत उसकी जितनी है उसके अनुपात में उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो किसान की आमदनी बढ़ाना है, किसान को खेती में जो घाटा हो रहा उससे मुक्ति दिलानी है, या केमिकल खा करके जो आबादी बीमार होकर के अस्पतालों की शरण में जा रही उसको रोकना है, या जो सामाजिक समरसता, जो लोगों के दिमाग खराब हो गए हैं, मतलब बात बात पर उलझ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, कहीं ये भी प्रॉब्लम इन्हीं केमिकल की वजह से तो नहीं है। तो हम इस धरती का समग्र मनुष्य जो है मुस्कुराए और खुश रहे, इसका नाम है। इसलिए हम खेती करते। हम कुछ भी करते तो क्यों करते हैं? कुछ भी काम करते तो हंसने के लिए करते। तो चूँकि आप कृषि विभाग के कार्मिक हैं और प्रशिक्षण लेने आए, तो विषय है कृषि। वर्तमान में कृषि का मतलब है फसल उत्पादन। ये अगले लेक्चर में बताऊंगा कि फसल उत्पादन कृषि में नहीं आता। फसल उत्पादन को हम कहते हैं फार्मिंग। और कृषि को हम कहते हैं संस्कृति। ये वाला विषय मैं अगले उसमें लूँगा, लेकिन पहला है कि अब हम इसको कृषि कहें या फार्मिंग कहें, कुछ भी कहें, तो खेती कहाँ करेंगे? आप कोई फसल बोना चाहते हैं, क्या बोना चाहते हैं? फसल। जब फसल शब्द आता है तो फसल नहीं बोई जाती, ध्यान रखना। हम फसल नहीं बो रहे हैं, क्या बो रहे हैं? सीड। फसल तो उगेगी, फसल उगेगी। हमने बीज बोया। ये बीज कहाँ बोया है? बीज बोया मैंने भूमि में। किसी जमाने में मेरे पूर्वज इस बीज और भूमि के बीच के रिलेशन को जानते थे। वो जानते थे कि अमुक खेत में मुझे क्या बोना चाहिए। उनको इतना ज्ञान था, सॉइल की हैसियत को समझते थे और सॉइल की हैसियत के हिसाब से उसमें लोड डालते थे। वो संस्कृति के काफ़ी कुछ करीब थे। इधर क्या हुआ? इधर मैंने फार्मिंग शुरू कर दी। फार्मिंग का मतलब होता है व्यवसाय। कृषि का मतलब संस्कृति थी, फार्मिंग का मतलब है व्यवसाय, धंधा, आमदनी। चलिए, आमदनी तो करनी है। अब ये जो कृषि का या फसल उत्पादन का वर्तमान में जो प्रॉब्लम्स है किसान के सामने, कितनी प्रॉब्लम मतलब कि अब मैं इधर प्रॉब्लम लिख रहा हूँ। समस्याएं क्या हैं?
कि साहब रासायनिक उर्वरक देने पड़ेंगे। कोई भी किसान देश का कोई भी फसल बोए, उसको ये मान लिया उसने कि हमको रासायनिक उर्वरक तो देने ही पड़ेंगे। हमारे जेहन में बैठ गया है, किसान ने मान लिया है, वैज्ञानिक भी यही कहते हैं, नहीं फर्टिलाइज़र तो देना ही पड़ेगा। बट आगे मैं बताऊंगा भाई क्यों देना पड़ेगा। भाई इस पर तो विचार करो, क्यों 70 साल पहले मैं नहीं देता था, तो आज इतने जल्दी 70 साल की अवधि में मैंने ऐसे कैसे मान लिया कि देना ही पड़ेगा। तो जब कोई कहता है देना ही पड़ेगा, तो मैं उससे प्रश्न पूछता हूँ कि 70 साल पहले नहीं दिया जाता था तो क्यों होती थी खेती? तो पलट करके एक उत्तर प्रश्न आएगा कि 70 साल पहले उत्पादन बहुत कम था, ये दलील देता है वो। तो फिर मैं और पीछे ले सकता हूँ, 17वीं शताब्दी में मेरा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, तब भी केमिकल नहीं दिया जाता था। तो तब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे था? तब 34% वर्ल्ड का 34% खाद्यान्न भारत पैदा करता था। तब ट्रैक्टर नहीं था, रासायनिक उर्वरक नहीं थे, पेस्टिसाइड नहीं थे, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, हाइब्रिड वैरायटियाँ उन्नतशील प्रजातियाँ नहीं थीं। ठीक है ना, विषय है। तो चलिए, एक तो मजबूरी ये है हमारी कि साहब हमको रासायनिक उर्वरक देने ही पड़ेंगे। दूसरा क्या है? बीमारी लगेगी ही लगेगी। बीमारी लगेगी ही लगेगी, कम लगे या ज़्यादा। अगला क्या है? कीट लग सकता है। फिर क्या है? सिंचाई चाहिए, सिंचाई का पानी। फिर 4 जुताई, यानी कि खेती करते समय मैं खेती शुरू करता हूं कहां से? सीड से। आज की तारीख में हर किसान के दिमाग में है कि हमें अमुक फसल बोनी है और अमुक प्रजाति का बीज बोना है। तय कर लिया उसने, बिल्कुल पक्का तय है कि हम धान की अमुक हाइब्रिड प्रजाति बोएंगे। उसने सॉइल को कंसीडर नहीं किया। फिर कहता है मैं 120, 60, 40 के हिसाब से NPK डालूंगा, धान में जब खैरा बीमारी आ जाएगी तो उसके लिए ये डालूंगा, धान में जब गंदी बग लग जाएगा तो उसके लिए मैं ये डालूंगा। वो पूरा प्रोजेक्ट सेट है। ऐसी क्या कहते हैं? पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। आपने सुना वो कृषि मंजूषा पढ़ी होगी, उसमें हर फसल की पैकेज एंड प्रैक्टिसेस तय हैं, उनके ये भाग हैं कि नहीं है? कि इतना फर्टिलाइजर डालना, उसमें क्या है? इतना सीड डालना, भूमि की 3 बार जुताई करना, और इतना DAP देना, और यूरिया की 2 बार ऐसे टॉप ड्रेसिंग करना। जब ये बीमारी आ जाए तो डाइथेनम 45 का स्प्रे करना। जब ये इंसेक्ट आ जाए तो इस इंसेक्टिसाइड को डालना, 5 बार पानी। इसको क्या बोला जाता है? पैकेज ऑफ अमुक फसल का पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। ये रहेंगी, ऐसे ऐसे एक फ्रेम बना दिया है, और उसी फ्रेम में जाने अनजाने पूरा का पूरा हिंदुस्तान का कृषि विभाग सेट हो गया है। सब ने अपना अपना स्लॉट वहाँ तय बना रखा कि मैं यहाँ पर सेट हो गया। अब देखिए, आप बेसिक गलती क्या हो रही? जो प्रॉब्लम्स आई हैं खेती में, किसान के सामने जो प्रॉब्लम्स हैं, रासायनिक उर्वरक देने से फसल की ग्रोथ हो जाती है, अब वो एक लिमिट के बाद ग्रोथ बंद हो गई। बीमारी लगती है तो M45 से ठीक हो जाती हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कहीं कहीं लगता होगा, आप ब्लब दे रहे हो, साइकोलॉजिकली ठीक मान रहे होगे।
नहीं ठीक होती हैं। इंसेक्टिसाइड डालने से कीड़ा मर जाता है, नहीं मरता। इसके प्रूफ हैं, मैं अभी आपको सिद्ध करता हूँ। सिंचाई देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि सॉइल में दम ही नहीं है, नहीं तो जंगल में बिना सिंचाई के फसल हो रही है। मुद्दा ये है कि जो खेती का, कृषि का जो आधार है, ये भूमि के बारे में हमने अभी डीपली ABCD नहीं पढ़ा। कुछ चीज़ें सुनी हैं, जैसे क्या, भूमि में जीवांश कार्बन होना चाहिए, कितना, 0.8। अब जीवांश कार्बन होना चाहिए कि ह्यूमस होना चाहिए, 0.8 होना चाहिए कि 2% होना चाहिए। जैसे ये स्टैंडर्ड तो गिराए और बढ़ाए जा सकते हैं ना। जैसे ठीक 40 साल पहले जीवांश कार्बन 1% से अधिक होना चाहिए, ऐसा बोला जाता था। अब बोला जाने लगा 0.8 होना चाहिए। और 70 ईयर पहले जाओगे तो ये जो जीवांश कार्बन शब्द है, ये जीवांश कार्बन नहीं था, ये ह्यूमस था। ह्यूमस को मैंने कन्वर्ट कर दिया, ह्यूमस की जगह टर्म ले आए जीवांश कार्बन। और अभी मैं बता दूं, अभी 10 साल के अंदर ये जीवांश कार्बन भी टर्म समाप्त करना पड़ेगा और सॉइल उसमें मृदा हेल्थ कार्ड में लिखना पड़ेगा कार्बन। ठीक है ना। तो ये ह्यूमस था, फिर जीवांश कार्बन हुआ, अब कालांतर में कार्बन हो जाएगा। फिर एक शब्द आता है CN रेशियो। CN रेशियो क्या है? तो बोले 10:1 होना चाहिए, 10 भाग कार्बन के और 1 भाग नाइट्रोजन का, ऐसा कुछ आपने सुना है। अब इसकी समग्र कहानी समझिए कि जैसे किसी ने कहा कि साहब मेरे ज़मीन में ह्यूमस अगर 0.3 है, मुझे 1 करना है तो कैसे करें? आपके पास उत्तर होना चाहिए। किसी ने कहा मेरे ज़मीन में ये CN रेशियो 10:1 होनी चाहिए, मेरे में तो 20:1 हो गई है, इसका रीज़न बताओ। आपको रीज़न पता होना चाहिए। अभी क्या है, मैं कह देता हूँ क्या कि जीवांश कार्बन का CN रेशियो इतना होना चाहिए, लेकिन अब इतना नहीं है। बट क्यों नहीं है, कैसे मेंटेन करेंगे? जब ये प्रश्न आएगा ना तो मैं निरुत्तर हो जाता हूँ। तो आज के बाद आपके पास हर प्रश्न के उत्तर होंगे, बस इस बात को समझिएगा। देखिए आप, ये एक खेत है जिसका एरिया 1 हेक्टेयर है, यानी 100 मीटर लंबाई है, 100 मीटर। तो 100 गुणा 100 करेंगे तो कितना हो जाता है? 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टेयर ज़मीन का इतने तो होता है एरिया। अब अगर इसकी 6 इंच की ऊपर की मिट्टी मैं स्क्रैप कर लूँ, कितनी? 6 इंच। उसका वजन कितना होता है? मोस्टली लोग नहीं जानते। अब आप समझना कि मैं कृषि विभाग का अधिकारी हूँ, कर्मचारी हूँ, अगर मुझे 1 हेक्टेयर की सॉइल का वेट, 6 इंच की सॉइल को हम सॉइल कहते हैं, अगर मुझे 6 इंच की सॉइल का वजन नहीं मालूम तो फिर मैं आगे की कितनी बातें करूंगा? नाइट्रोजन रेशियो, CN रेशियो, ह्यूमस, कार्बन पदार्थ, जीवांश, कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा ना। तो कैलकुलेशन क्या है कि 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया है, और अगर इसकी 6 इंच की मिट्टी को स्क्रैप कर लिया जाए तो वजन होता है कितना? 20,000 कुंटल। मित्र, आपको 2 चीज़ों को हमेशा निरंतर अपने दिमाग में रखना है कि जब हम 20,000 कुंटल, 1 हेक्टेयर मृदा का भार 20,000 कुंटल, तो 1 एकड़ मिट्टी का भार 8,000 कुंटल। अब आपको सारी कैलकुलेशन यहीं से शुरू करनी है। तो देखिए कैसे होगा। हम कहते हैं कि खेत में CN रेशियो इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? CN।
10:1। अब आप देखो, हम केवल रेशियो मेंटेन करते हैं। अगर इस 20,000 कुंटल मिट्टी में, समझिए बात को, 20,000 कुंटल मिट्टी में अगर 20 कुंटल कार्बन है और 2 कुंटल नाइट्रोजन है, तो ये 10:1 हो गया ना, हो गया ना। तो क्या हुआ, अनुपात तो सही है बट क्वांटिटी सही। जैसे मैंने बोला शरबत बनाना है, गर्मी का सीजन है, मेहमान आए, शरबत बनाना है, और हमने अपने बच्चे से कहा बेटा जरा ठीक अनुपात में शरबत बना के ले आओ। तो वो अनुपात का क्या मतलब समझ रहा है कि 1 लीटर पानी में 125 ग्राम चीनी। लेकिन कितने लोग हैं, 250 ml सबको शरबत चाहिए, तो क्वांटिटी तो नहीं हुई। और वो 10 आदमी थे, वो 4 आदमियों के लिए गिलास भर के ले आया। अब इधर पिता कह रहा बेटा ये क्या किया? बोले पापा जितना आपने कहा था पूरा किया। आप देख लीजिए रेशियो मेंटेन है। यही बात यहाँ के लिए हुई कि इस सॉइल में यार CN रेशियो तो अच्छा है, यानी CN रेशियो सही है। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। आप रेशियो तो देख रहे हैं, अभी क्वांटम में ले जाओ ना उसको, क्वांटम में। तो क्या हुआ, क्वांटम में जब ले जाएंगे तो देखिए, अभी हम कहते हैं जैसे जीवांश कार्बन, थोड़ी देर के लिए जीवांश कार्बन पर चलते हैं। 1 हेक्टेयर जमीन में, मतलब जमीन में 1% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, 1%। अगर 1% ऑर्गेनिक कार्बन है तो मतलब हुआ 20,000 कुंटल सॉइल का वेट है, तो 1% का मतलब कितना हुआ, 200। ये 200 कुंटल क्या होना चाहिए, कार्बन। यहाँ क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन, तो ये कितना होना चाहिए, 200 कुंटल। तो पहले तो ये जान लो कार्बन क्या होता है, क्योंकि कई बार क्या करेंगे हम लोग कि जैसे आप किसी किसान के खेत में 0.4 ऑर्गेनिक कार्बन है, तो 0.4 का मतलब हुआ कि 80 कुंटल है उसके खेत में। किसान ने पूछा साहब ये बताओ कि अगर ये कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन 80 कुंटल जो मेरे खेत में निकल के आ रहा है, अगर इसको 200 कुंटल करना हो तो क्या करें? तो ऑलमोस्ट हम क्या कह देंगे, 120 कुंटल अगर गोबर की खाद डालोगे तो सही हो जाएगा, यही बोलेंगे ना। अब देखिए, मैंने चूंकि अध्ययन नहीं किया इसलिए बोल दिया, अभी आपने सही बोला, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसकी देखिए जरा हो क्या रहा है कि उसने कहा साहब हमारे खेत में 0.4% ऑर्गेनिक कार्बन है, अब मुझे अगर 1% करना है, तो आपने कहा 0.4 का मतलब हुआ कि 80 कुंटल है, और एक करने के लिए 200 कुंटल होना चाहिए यहाँ पर, तो अभी 120 की कमी है, तो 120 कुंटल का मतलब हुआ 120 कुंटल गोबर की खाद। यही कैलकुलेशन है ना। अब कैलकुलेशन क्या करनी है, कैलकुलेशन ये करनी है कि इस गोबर खाद में पानी कितना था। क्योंकि इस गोबर की खाद में जो पानी है वो कार्बन तो नहीं है, तो मैंने देखा इस गोबर की खाद में 30% मॉइस्चर है, तो पहले से 120 कुंटल में 30% माइनस करो, कितना बचा, 30 वो और 6 ये, 36 कुंटल। 36 कुंटल इसमें पानी है। अब जब पानी ये कम हो गया तो कितना बचा, 84 कुंटल, इतना ही बचा ना। 84 कुंटल क्या है, ये कार्बनिक पदार्थ है। क्या है ये, 84 कुंटल कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बन नहीं है।
जैसा कि आप जानते हैं कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या होता है। कार्बनिक पदार्थ में 3 चीज़ें हैं, क्या? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जैसे वहाँ CN रेशियो निकला था ना, इसका भी एक रेशियो है। इस कार्बनिक पदार्थ में 3 चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और बट इसमें कार्बन कितना है हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि ये जब टूटेगा, ये जब कार्बन में कन्वर्ट होगा, जैसे ये लकड़ी है, ये मेरे सामने कुर्सी है, ये कुर्सी का अभी वजन है 40 किलो। इसको जला दिया मैंने भट्टी में, कोयले की भट्टी में, तो क्या हुआ? अगर ये 40 किलो है तो मुश्किल से मुश्किल ये 40% 38% बचेगी। तो मतलब क्या हुआ कि 40% इसमें कार्बन है, रेस्ट क्या था? कार्बन, उसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड इसमें क्लब थे, वो निकल गए बर्निंग से। तो ये जो 86 कुंटल 84 कुंटल जो कार्बनिक पदार्थ है, इसका मोटा मोटा मान लो 40%। कितना? ये जो कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ अगर 100 किलो है तो इसका मोटा मोटा कार्बन जो इसमें निकलने वाला है, कार्बन जो तत्व है वो है 40%, यानी 40 किलो। तो यहाँ कितना बचा? 8 चौका 32, मात्र केवल 32-33 कुंटल जो है कार्बन है, और हमको कितना लाना था? 132 कुंटल। तो ऐसी जो 120 कुंटल गोबर की खाद डालनी है ना, डाली है ना, वो 120 नहीं, करीब करीब 350-400 कुंटल जब उस प्रकार का गोबर जाएगा, तब वहाँ कार्बन की मात्रा 200 कुंटल हो गई। तो कार्बन की मात्रा तो हो गई 200 कुंटल, हो गई ना। हमने गोबर के माध्यम से, कार्बनिक पदार्थ के माध्यम से कार्बन की मात्रा को 200 कुंटल करने का प्रयास कर दिया। बट अब इससे जो ये शब्द था ना, नाइट्रोजन, ये कभी किसी ने कह दिया, बेचारे ने, बहुत पुरानी बात है, जब यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी 100 साल पहले, CN रेशियो CN, तो पहले एक नाइट्रोजन एलिमेंट आया। सबसे पहले क्या ट्रेस आउट हुआ? फसलों के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? नाइट्रोजन की, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद। तो वहाँ से हमने आज तक इसको N का मतलब नाइट्रोजन समझा है। नाइट्रोजन की 100 साल के पहले के बाद फिर पोटास, फास्फेट है, तो वो भी यही है। फिर आज 17 पोषक तत्व हो गए, वो भी यही है। तो आप तो दिमाग लगाना, आप रटंत विद्या नहीं। CN का मतलब कार्बन और नाइट्रोजन नहीं है, CN का मतलब है N मीन्स न्यूट्रिशन। फसलों के लिए जितने भी प्रकार के न्यूट्रिशन है, वो सारे के सारे कार्बन से निकलने हैं। किससे निकलेंगे? कार्बन से निकलेंगे। निकलेंगे कैसे? देखिए, अब ये कार्बन है, मान लो एक चारकोल है, जरा चारकोल किसी रूट के, पेड़ के जड़ के आसपास डाल दो, ये कार्बन बहुत कर दिया मैंने, 2% कार्बन कर दिया। किसी प्लांट में, किसी क्रॉप में कार्बन मैंने ऐड कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्रॉप मेरी अच्छी होगी, नेवर अच्छी नहीं होगी, क्योंकि कार्बन डायरेक्ट प्लांट का भोजन, कार्बन को पौधा कभी नहीं ले सकता, क्योंकि कार्बन का एक पार्टिकल जो है ना, वो जड़ के माध्यम से पौधे में जा ही नहीं सकता। और अगर मान लो कोई डाल भी दे ज़बरदस्ती बाई किसी मैकेनिज्म के थ्रू, तो उससे वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या है, ये कार्बन पौधा नहीं लेता। कार्बन के और पौधे के बीच में जो मटेरियल बनना है, ये कार्बन था। पहले था कार्बनिक पदार्थ। क्या था? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ से बना, टूटा जब ये, तो बना कार्बन। और हमको क्या चाहिए?
हमको चाहिए जीवांश कार्बन। पौधों को क्या चाहिए? जीवांश कार्बन। समझना शब्द को। अगर इस मिट्टी में जिसमें आपने 200 कुंटल कार्बन डाल दिया, ऐड कर दिया, और इंसेक्टिसाइड हैवी क्वांटिटी में आपने क्लोरोपाइरीफास, फ्यूराडान, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी डाले हुए हैं, वहाँ न केंचुआ है न किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो मित्र ये कार्बन से जीवांश कार्बन कैसे बनेगा? जरा दिमाग लगाओ, लगाओ दिमाग। क्योंकि यहाँ जीवांश का मतलब है कि ये कार्बन जो है जीवों का भोजन है, और ये कार्बन जब जीव खाएंगे तो उनका जो अंश निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? जीवांश। इस कार्बन को जीव खाएं, कार्बन को जीव या जीवाणु, इस कार्बन को जीव या जीवाणु खाएं और खाने के बाद उनकी इकाइयां डेड हो जाएं, मर जाएं, तो मरी हुई जीवों की जो मरी हुई इकाइयों को बोलते हैं जीवांश, और बेनली यही फसलों का भोजन है। तो अब देखिए, अब जो सीएन था ना, अब ये जीवांश में क्या नाइट्रोजन अकेले है ना? जीवांश में केवल नाइट्रोजन नहीं है, जीवांश में वो सारे तत्व हैं जो एक वनस्पति के रेजिड्यू में थे। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो चीज़ें बन गई थीं, वो सारे के सारे पोषक तत्व इस जीवांश में हैं। तो यहाँ कैसे लिख दिया गया यानी? सोचो, क्योंकि अगर कार्बन से केवल यन बन रहा है इस नेचर में, तो फिर मैं कहूँगा फिर फास्फेट की, पोटास की, जिंक की, मोलिब्डेनम की भट्टी कहाँ से है? फिर ये चीज़ें कहाँ से सप्लाई हो रही हैं? तो ये पूरा का पूरा जो कार्बनिक पदार्थ है ना, उसकी रिसाइकलिंग का सिस्टम है कि मेरा कार्बन इतना है, कार्बन के बाद फिर न्यूट्रिशन इतना है, तो ना कोई डिफिशियंसी सिम्टम्स होगा। अब देखिए आप, अगर यहाँ पर 200 कुंटल, यहाँ मैंने लिखा ना अभी कितना है? 20 कुंटल। 1 हेक्टेयर सॉइल में कार्बन कितना था? 20 कुंटल। हमने रियलिटी में इस विज्ञान को समझा और 1 हेक्टेयर में कार्बन कितना कर दिया? 200 कुंटल। और वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं। तो आप खेल समझना, इसमें से प्रतिवर्ष 20 कुंटल न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन रिलीज होगा। कितना हो जाएगा? ये काम किसका है? ये सॉइल में जो जिंदा जीव हैं, ये काम उनका है। ये मैनेजमेंट नेचर का है कि अगर यहाँ पर 200 कुंटल कार्बन है तो 20 कुंटल न्यूट्रिशन साल भर में इससे कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ? अब ये हमारे सूक्ष्म जगत की माया ने इस 200 कुंटल कार्बन में से 20 कुंटल एनर्जी पौधों के लिए रिलीज कर दी। माने कि जैसे अब देखिए, आपने धान बोया, खरीफ में धान बोया, और धान में मान लो एक पैदावार, अच्छी पैदावार है, 50 कुंटल क्या हुआ? धान हुआ। 50 कुंटल भूसा हुआ, पुआल, यानी कितना लाए? 100 कुंटल लाए। तो जानते हो क्या हुआ? 100 कुंटल में, इस धान में जानते हो क्या है? 5 कुंटल केवल सॉइल से मिला है। कितना मिला है? केवल 5 कुंटल। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो 17 पोषक तत्वों का सिस्टम है, वो कितना आ रहा है? केवल 5% प्लांट का ड्राई पार्ट का 5% मटेरियल सॉइल से आ रहा है। 95% सॉइल की क्लाइमेट से एंड क्लाइमेट से आ रहा है। यानी क्या? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और 95% हिस्सा उसका है। तो हमारी सॉइल एक साल में 10 कुंटल तक, आप देखिए आप,
अगर 50-50 कुंटल हो रहा है तो इस क्रॉप को, धान की क्रॉप को हमको केवल सॉइल से 5 कुंटल चाहिए, जबकि सॉइल एक सीजन में 10 कुंटल रिलीज कर रही है। तो रियलिटी बता दूं आपको, अगर इस खेत में CN रेशियो इतना हो चुका है, कार्बन की मात्रा रियलिटी 200 कुंटल है और सफिशिएंट क्वांटिटी में इसमें जीवाणु और जीव हैं, तो 70 कुंटल धान होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि अब लिमिट ही है, उस वैरायटी की पोटेंशियल 70 ही है। अगर 100 होता तो 100 होता, क्योंकि 10 कुंटल चाहिए ना सॉइल से, 10 कुंटल यहाँ से एनर्जी मिलने वाली है। अब देखिए दूसरी घटना, अब हो क्या रहा है यहाँ पर, अब हमारे खेत में कार्बन है 60 कुंटल और पता चला कि बीज का जो जीव और जीवाणु है ना वो नहीं है, मिट्टी की जांच में आ गया 0.3% जीवांश कार्बन है। हकीकत क्या है? हकीकत जीवांश नहीं है, वो कार्बन है, क्योंकि जीवांश अगर होता तो कल्पना करें आज देश में जो जीवामृत की कहानी है भाई, क्यों क्या जरूरत थी इसकी? जब जीव हैं ही नहीं जमीन में तो मरेंगे कैसे? जब जीव है ही नहीं तो मर के जीवांश कहां से आ रहा है? तो हम कैसे कह देते जीवांश कार्बन है ये? हकीकत क्या है? एक शब्द था जैसे ह्यूमस था, ह्यूमस बहुत दिन तक चला और जब ह्यूमस माने जीव नहीं रहे तो उन्होंने जीवांश कार्बन कर दिया। अब ये समझ में नहीं आया कि जब जीव ही नहीं है, तुम ये तो बात एक्सेप्ट कर चुके ना 50 साल पहले कि सॉइल में अब जीव नहीं है, तभी तो हम बायो फर्टिलाइजर की बात करते हैं, तभी तो हम कंसोर्सिया की बात करते हैं, तभी तो मैंने जीवामृत की कहानी लाई है। तो जीव नहीं है तो जीवांश कहाँ से आए? खैर कोई बात नहीं, देर सवेर ये भी डिलीट होने वाला है। तो आप देखिए, अब ये 60 कुंटल कार्बन है सॉइल में, अगर पर्याप्त मात्रा में इसमें जीवाणु होते तो नो डाउट 6 कुंटल हमको न्यूट्रिशन यहाँ से मिलता। अभी हो क्या रहा है? पता चला कि जीवाणुओं की संख्या नॉन सिग्निफिकेंट है, मात्र इतनी है कि 1 कुंटल केवल न्यूट्रिशन बना पा रहे हैं। तो क्या होता है कि धान बोएंगे तो मैंने लिखा था ना पहले कि नाइट्रोजन रासायनिक उर्वरक तो डालने ही पड़ेंगे। क्यों डालने पड़ रहे रासायनिक उर्वरक? क्योंकि सॉइल में ह्यूमस नहीं है। क्यों डालना पड़ता हमको रोग को नष्ट, बीमारी को नष्ट करने की दवा? क्योंकि सॉइल में लाभदायक जीवाणु नहीं है। क्यों डालना पड़ रहा हमको इंसेक्टिसाइड? क्योंकि खेत के आसपास की बायोडाइवर्सिटी में चिड़ियाँ नहीं हैं। क्यों देना पड़ रहा हमको पानी? क्योंकि सॉइल में कार्बन नहीं है। अब देखना, पानी का रिश्ता सबसे ज़बरदस्त, सबसे ज़्यादा सिंचाई का वाटर बर्बाद हो रहा है। भूगर्भ जल का दोहन इतनी तेज़ी के साथ है कि लगता है कि 20 साल बाद हमको पीने का पानी नहीं मिलेगा। दोहन ऐसे चलता रहा। अब दोहन हो क्यों रहा है? ये 60 कुंटल कार्बन है। तो कार्बन क्या करता है? अपनी मात्रा का 3 टाइम्स, यानी कि 120 कुंटल, 18 कुंटल, 180 कुंटल, ये 180 कुंटल पानी अपने में धारण कर सकता है। लेकिन अगर ये 200 कुंटल होता तो 600 कुंटल पानी जमीन में रुकता। अब क्या है? ओस्मोसिस। कार्बन एक ऐसा पदार्थ है, आप देख लेना, आप कार्बन, जला हुआ कार्बन ले आओ और उसको ओवन में ड्राई कर दो तो वो जला हुआ कार्बन 1 किलो जो ओवन से निकाल के बाहर रखोगे ना, जो रखा है कितना, 1 किलो, अभी 1 किलो बाहर रखिए और 2 घंटे के बाद आइए, इसका वजन कर लीजिए, 2 किलो हो गया। सिर्फ 2-3 घंटे में 2 किलो हो गया। क्यों हो गया? इसका गुण है कि एटमॉस्फेयर की नमी को एब्जॉर्ब करता है, इसका एक गुण है। तो यही सॉइल में, जैसे पहले जंगल में, आज भी मैं कहता हूँ जंगल में कहाँ यार कोई पानी देता है, लेकिन जंगल में किसी वनस्पति को पानी की कहाँ कमी है? नहीं है ना। तो खेल क्या है यहाँ पर? अब हमने जो कहा कि हम पूरा का पूरा फोकस कहाँ करते हैं,
सीड पर, वैरायटी पर, कृषि यंत्र पर, पेस्टिसाइड पर, फर्टिलाइज़र पर, और हमने कभी ये जो सॉइल है ना, भूमि जिसको हम माँ कहते हैं, क्या कहते हैं, इसकी व्यवस्था को नहीं समझा। ठीक है ना। तो इसकी व्यवस्था के बारे में सुबह टाइम मांडवी ने इस पर बहुत प्रकाश डाला है। मुद्दा हमारा ये है कि धरती, खेती जब भी करेंगे, आप कृषि करें चाहे फार्मिंग करें, कृषि करें या फार्मिंग करें, किसान को सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, हाउ टू मेंटेन फर्टिलिटी सॉइल। हम अपने खेत में सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे मेंटेन करें, कौन कौन सी विधियां अपनाएं। तो देखिए क्या है, अब अगर कोई कहे कि हम अपने खेत में कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे, फिर समझ वाला किस्सा आया। अब बढ़ेगा कैसे नहीं, जैसे आपने कहा मैं तो साहब आप समझ गया, अब तो मैं कार्बनिक पदार्थ की इसी कैलकुलेशन के साथ मात्रा डालूंगा, लेकिन ये मात्रा आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कि मात्रा कब तक नहीं मेंटेन होगी, जब तक इस खेत की मेड़बंदी मेड़ नहीं होगी। और मेड़ का कॉन्सेप्ट सीधा है, दो कॉन्सेप्ट हैं, वर्षा का पानी रुक जाए और हमारे खेत से अगर नहीं रुकता है, बहता है, तो आप जान लीजिए कि ह्यूमस पार्टिकल सबसे लाइट वेटेड है, कार्बन सबसे लाइट भी है। कार्बन सबसे भारी, सबसे इम्पोर्टेंट होने के बावजूद कार्बन का जो मॉलिक्यूल है सबसे लाइट वेटेड है, बारिश में वही बहेगा। तो मेरे खेत से बाहर कार्बन ना जाने पाए और बारिश का पानी वहीं इकट्ठा हो जाए ताकि वो सीपेज होके नीचे जा सके। तो एक तो क्या हुआ मेड़बंदी, दूसरा क्या है पौधरोपण। ये मैंने बताया कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस या जीवांश में बदलने का क्रिया करेगा जीव। अब खेत की मेड़ पर आपके पौधे नहीं हैं, छाया नहीं है, कैनोपी नहीं है, तो क्या होगा, गर्मियों में सारे जीव जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद टेम्परेचर अप जाता है तो ये डेड होने लगते। पेड़ जिंदा, अगर पेड़ों की कैनोपी कहीं होगी, यहाँ छाया है, यहाँ छाया है, यहाँ छाया है, यहाँ, तो इस कैनोपी में बच जाएंगे ना सूक्ष्म जीव, शेष के यहाँ के मर जाएंगे, मर गए। यहाँ जिंदा हैं, जब बारिश आएगी, खेत ठंडा होगा, तो ये माइग्रेट करके सब जगह पहुँच जाएंगे। दूसरा, हमें जानवर पालना है। अगर जानवर नहीं है तो आप फसलों का अवशेष फेंकेंगे, बेचेंगे, जलाएंगे, निश्चित है। या तो बेचेंगे या फेंकेंगे या जलाएंगे। लेकिन जानवर होंगे तो आप ना बेचेंगे, ना फेंकेंगे, ना जलाएंगे। ये सारे रेजिड्यू अपने जानवरों को खिलाएंगे, जानवर गोबर करेगा और आप चाहे भरे मन से ही क्यों ना हो, आप खेत को वापस करने एक न एक दिन आओगे। तो सॉइल की चीज़ सॉइल को रिटर्न हो जाएगी। तो मित्र, सॉइल ही मुख्य आधार है और इस समय पिछले 60-50 सालों से सॉइल के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। पूरा विज्ञान, पूरी टेक्नोलॉजी, अभी ड्रोन आया है ना, एक तरफ प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, एक तरफ ड्रोन भी लॉन्च हो गया, अब दवा इससे डाल दो, अब न्यूट्रिशन इससे छिड़क दो। तो हम कहीं, आप देख लेना, एक बात होती है मिट्टी की जांच की, मिट्टी की जांच कराइए, जांच कराइए। जांच 70 सालों से हुई और पाया कि मिट्टी मेरी बीमार हो गई है, तय हो चुका, लेकिन मिट्टी की बीमारी का इलाज कराइए, ये कहीं से आवाज़ नहीं आती। केवल इतना ही आता है, मिट्टी की जांच कराइए, मिट्टी का इलाज का कोई कॉलम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय समझ में आया होगा, क्योंकि ये खेती का आधार है। आप चाय पी लीजिए, आगे बात करता हूँ।